Hello, students. Welcome back to the session of descriptive plus interview program of ours. And इससे पहले हमने ऑलरेडी हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब सोशल इश्यूज पे हम लोग अभी बेसिकली ज़्यादा फोकस्ड हैं. उसके बाद हम जब ये ख़त्म हो जाएंगे सोशल इश्यूज जैसे पॉवर्टी, हंगर और उसके बाद 3-4 और इश्यूज हैं. उसके बाद हम लोग चलेंगे इंटरनल सिक्योरिटी पे, जहाँ पे मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हर लेवल पे आपको एक चीज़ समझाऊंगा. तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है पॉवर्टी एंड हंगर. आई होप आप सभी ने मुझे एसेज लिख के भेज दिए होंगे अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे लास्ट टॉपिक्स के ऊपर. ठीक है, जिन्होंने नहीं भेजे हैं आई विल वेट फॉर यू गाइस. प्लीज सेंड मी दोस एसेज एज सून एज पॉसिबल. राइट इट, स्कैन इट एंड सेंड इट टू मी. ठीक है, सो अगेन आई विल स्टार्ट विद माय फेमस quote that I always say, that before becoming a better writer फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड रीडर. ठीक है, सो उसी बेसिस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास और पॉवर्टी और हंगर को अच्छे से देखेंगे कि कैसे इनको फोकस किया जाता है इन पे और कैसे ध्यान दिया जाता है इन चीजों पे. स्टार्ट करते हैं इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर. आज हम पॉवर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग हंगर कवर करेंगे क्योंकि बड़े टॉपिक्स हैं. इन इंडिया रिलेटिंग टू पॉवर्टी, इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर आर वाइड स्प्रेड. हमें पता है आसपास आप जहाँ पे भी देखते हैं यू फील कि हाँ बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है इंडिया के अंदर. यू फाइंड बेगर्स, यू फाइंड होमलेस पीपल हु आर सिटिंग ऑन द रोड्स इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स. इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में दे हैव टू सर्वाइव ऑन द रोड्स विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. आप खुद सोच के देखो, कैन यू इवन सर्वाइव ऑन इन दोज क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन दोज रोड्स. तो वो कंट्री में है. स्लम एरियाज देखते हैं आप. इनइक्वालिटी से भी आपको दिखता होगा कि कैसे कौन इतनी बड़ी गाड़ियों में चल रहा है और कौन सिर्फ साइकिल पे ट्रैवल कर रहा है. तो वो हमारे अलग अलग मायने हो सकते हैं देखने के पॉवर्टी को जब हम कंपेयर करेंगे. तो कंपेरेटिवली यू माइट फाइंड कि हाँ थोड़ा सा पॉवर्टी है, बट पॉवर्टी असली में क्या है उसको हम देखेंगे, उसके इश्यूज और जो मेजर्स अभी तक हमने लिए हैं और क्या लेने चाहिए मेजर्स, उन सब पे हम फोकस करेंगे. ओके, वन ऑफ द इकोनॉमीज विद द क्विकेस्ट ग्रोथ इज इंडिया. सबसे तेज ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पॉवर्टी को अभी भी सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाए ज्यादा. इंडिया हैज इन स्पाइट ऑफ दिस, इंडिया हैज अ वेरी हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर. In the vast majority of Indian states, between 20 to 35% of the children are severely malnourished. Malnourished मतलब आपको जो नरिशमेंट चाहिए वो नहीं मिल पा रही है और इसलिए जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का वो नहीं हो पाता. इंडिया इज रैंक्ड 101 आउट ऑफ 116 नेशंस इन द 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग्स. और अभी लेटेस्ट जो आपने टीयर 1 के लिए पढ़ा होगा वो क्या है आपके लिए डिटेल्स, वो है बेसिकली कि 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज हमारी रैंक आई है. ठीक है, ये रैंक है हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का जो था. तो इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया हैज अ सीरियस लेवल ऑफ हंगर विद अ स्कोर ऑफ 27.5. ठीक है, अभी ये 107 भी थी 2022 के अंदर, ये 107 थी. पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज अ कंडीशन wherein a person is unable to fulfill the basic necessities for the sustenance of life. Do not forget this. Use this information while writing the answer. अगर statement आपकी to the point रहेगी तभी आप to the point solution और to the point impress कर पाएंगे examiner को. ठीक है, now these basic necessities include रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. ठीक है, तो फुलफिल मतलब जो इंसान फुलफिल ना कर सके अपनी वो बेसिक नेसेसिटी जीने के लिए, उसको बोलते हैं पॉवर्टी. ये क्या करती है, पॉवर्टी इज अ कंडीशन विच ड्राइव्स आउट द एसेंस ऑफ अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द पीपल. डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं रहता, तो एक ये विशियस ट्रैप भी होती है कि पॉवर्टी और पॉवर्टी की तरफ जाती है. ऐसा गरीबी और गरीबी बढ़ाती है, तो वो ये ट्रैप है पूरा. आप इसमें फंस गए तो आप और गरीब, वो वाला सीन हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, तो इट इज एक्चुअली अ विशियस ट्रैप. यू कैन यूज दिस वर्ड, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच ग्रेजुअली एंड्स अप एंटेलिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली. पे सभी को वो जकड़ना शुरू कर देती है. एक्सट्रीम पॉवर्टी इवेंचुअली लीड्स टू डेथ एज वेल. पॉवर्टी इन इंडिया इज डिफाइंड as keeping in mind all the dimensions of economy
एंड द डेफिनेशंस विच आर डिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस। ठीक है, हम अलग अलग नजरियों से पॉवर्टी को देखते हैं। India judges poverty levels on the basis of both consumption and income. I think I have pasted this twice. Okay, so India की जो poverty levels हैं वो both consumption, कि आप consume कितना कर रहे हैं और आप कमा कितना रहे हैं, इन दोनों के basis पे देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि causes of poverty क्या है basically। अब जैसे एक बार इसमें हम ये लास्ट देख लेते हैं। poverty line can be defined as the estimated minimum level of income that a family needs to be able टू सिक्योर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जो बेसिक इनकम, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम चाहिए उसको, ताकि वो रोटी कपड़ा और मकान की अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सके। तो एज ऑफ 2014 द पॉवर्टी लाइन इज सेट एज एट ₹32 पर डे इन रूरल एरियाज एंड ₹47 पर डे इन टाउन्स एंड सिटीज। तो अगर आप 32 रुपये दिन का कमा रहे हैं गांव में और 47 रुपये कमा रहे हैं शहर में दिन का, तो आप पॉवर्टी लाइन के आसपास है, मतलब उससे ऊपर कमा रहे हैं तो पॉवर्टी लाइन से बाहर है। नाउ लेट्स रीड अबाउट दी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। हम लोग इसको ना डिफरेंट टाइटल्स में बांटेंगे, जैसे अलग अलग हो सकते हैं रीजंस। ठीक है, तो उन रीजंस के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से हम उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सोशल। ओवर पॉपुलेशन कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वुड too few resources and too little space. That is the biggest problem that our country is facing, and this is the main reason for the rising situation of poverty in this country. बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमारे पास उतने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो उन रिसोर्सेज के लिए जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या इशू है इसके अंदर? वन सेकेंड। यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। देन लैक ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, एजुकेशन नहीं होगी, मैंने जैसे कल एजुकेशन वाले पार्ट में बताया था कि एजुकेशन एक्चुअली इनेबल करता है आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ताकि अपनी बेसिक नेसेसिटीज आप फिल कर सकें और अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सकें। तो एजुकेशन की वजह से जो इलिटरेसी एंड लैक ऑफ एजुकेशन आर कॉमन इन पुअर कंट्रीज। पुअर पीपल also often forego schooling in order to concentrate on making a minimal living। तो उसमें अब ट्रैप समझिए, एक पुअर इंसान है, वो अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पा रहा बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। उस एजुकेशन ना मिलने की वजह से दैट चाइल्ड इज इलिटरेट। अब वो आगे और स्कूल तो कर ही नहीं पा रहा, आगे वो जो स्कूल के बाद आपको एजुकेशन का लेवल मतलब जो एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है उसका लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब वो क्योंकि इलिटरेट है तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी उसकी अच्छी नहीं होगी, तो वो छोटे से छोटा काम करता रहेगा, वही फिर उसके बच्चों में चलता रहेगा। यही जो प्रॉब्लम है ना, ये पूरा विशियस ट्रैप है बेसिकली। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इससे क्या हो रही है? शॉर्टेज हो रहे हैं फूड का, क्लीन वाटर का, मटीरियल्स फॉर शेल्टर एंड अदर एसेंशियल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से डेमोग्राफिक शिफ्ट भी हो रही है। ठीक है, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हैव लेड टू इंक्रीज इन पॉवर्टी अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? डेमोग्राफी भी शिफ्ट होती जा रही है अब। नेक्स्ट कम्स द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है इतना ज्यादा कि अपने बेसिक नेसेसिटीज के लिए पैसा ही इकट्ठा नहीं कर पा रहे, तो पॉवर्टी होना तो लाजमी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं? हाई सब्सिडीज एंड प्रोटेक्टिव टैरिफ्स फॉर एग्रीकल्चर in the developed world decrease competition and efficiency and prevent exports by more competitive agriculture and undermining the very type of industry in which developing countries do। ठीक है, हो क्या रहा होगा कि जो एग्रीकल्चर में आप हाई सब्सिडीज दोगे और प्रोटेक्टिव टैरिफ्स दोगे अपने एग्रीकल्चरल फार्मर्स को बचाने के लिए, उससे क्या होगा कि कंपटीशन कम होगा और एफिशिएंसी कम होगी, और उस कंपटीशन और एफिशिएंसी कम होने की वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बेटर क्वालिटी के नहीं होंगे और ज़्यादा नहीं दे पाएंगे आप एक्सपोर्ट, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। दोनों गवर्नमेंट और बिजनेसेस जो होते हैं वो हैवी कॉस्ट प्लेस करते हैं सोसाइटी के ऊपर, और करप्शन, लीकेजेस, ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, करप्शन इज बोथ अ मेजर कॉज एंड अ रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। करप्शन अफेक्ट्स द पुअरेस्ट द मोस्ट, वेदर इन रिच और पुअर नेशंस। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। ठीक है, तो ये प्लीज यहां लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। पुअर गवर्नेंस,
करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, 1980s के बाद ना, 1990s के बाद पर्टिकुलरली एक एरा शुरू हुआ जहां पे ना ऐसा होने लग गया था कि डिफेक्शन के केसेस बहुत आने लगे थे। आपको पता है गठबंधन कोalitions बनना शुरू हो गए थे गवर्नमेंट पार्टीज में। उसमें होता क्या है ना कि आप कोalition में काम कर रहे होते हो, ठीक है, गठबंधन में। अब सरकार जो बनी हुई है उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हम ये लॉ लेकर आएंगे जो बेटर कर देगा पुअर उनको ग्रुप को। उसमें से एक कोalition पार्टी बोलेगी जो उस कोalition में पूरे में है, दूसरी पार्टी बोलेगी नहीं, फॉर दिस कम्युनिटी वी नीड दिस, फॉर दिस कम्युनिटी वी नीड दिस। ये ऐसे ऐसे आएगा ना, उसकी वजह से क्या होता है कि कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस क्रिएट ही नहीं हो पाता है। तो इसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि एक भी अगर पार्टी उसमें से बुरा मान जाए, वो अपना हाथ पीछे कर ले, तो कोalition ब्रेक हो सकती है और गवर्नमेंट विल फॉल अपार्ट। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दे मेक श्योर कि वो सभी पार्टीज को साथ लेके चले, तो उसमें ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है। उसमें बिजनेस कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। बिजनेस क्यों रहना चाहेगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान एज वेल। नाउ पीपल आर दी बिजनेसेस आर टेकिंग देयर मनी आउट, the other countries are taking their money out of Pakistan and nobody is willing to invest in Pakistan because of the political instability. No government has actually completed their turnover of 5 years. They were not able to complete it. ठीक है, तो इसलिए जो ये बिजनेस का कॉन्फिडेंस है ये लूज होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी खराब होती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी फिर वो बेसिक चीजों पे कम होने लगता है। लो एफिशिएंसी इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, जैसे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में देखा था। एंड अ सीरियस अंडरमाइनिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड द रूल ऑफ लॉ। तो देखिए ये सारी चीजें खराब होती हैं उसमें। देन कम्स द पॉलिटिकल पार्ट, प्रेजुडिस एंड इनइक्वालिटी। सम इनइक्वालिटी दैट स्टेम्स फ्रॉम कल्चरल आइडियाज। कुछ कल्चरल आइडियाज से भी आपका एक सोशल इनइक्वालिटी का एक रूट बनती है। अबाउट द रिलेटिव वर्थ ऑफ डिफरेंट जेंडर्स, रेस, एथनिक ग्रुप्स एंड सोशल क्लासेस। समझ रहे हैं मैं किस और इशारा कर रहा हूं? तो वो प्रेजुडिस जो एक सोशल और कल्चरल बिलीफ के हिसाब से जो हम लोग इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर्स, रेसेस, एथनिक ग्रुप्स एंड सोशल क्लासेस, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। आप इस प्रेजुडिस एंड इनइक्वालिटी को आप इस पॉइंट को सोशल स्फीयर में भी डाल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ चैनलाइजिंग रिसोर्सेज टू हेल्प दोज एट नीड, the governments of these countries choose to treat different races and creeds with prejudice and will treat others with less favoritism. तो बेसिकली जो ये फेवरेटिज्म शो करते हैं किसी कम्युनिटी की तरफ, वो है ये। hence this leads to poverty. जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आई होप दैट आई डू नॉट हर्ट अदर पीपल्स इंटेंशंस हु आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट एग्जांपल। So Haryana में when there was Huda government, so Huda government always used to be very inclined towards a particular community. I do not want to name the community, and the other community, okay, I cannot name that as well. They were being disregarded, and because of that the overall development of a certain community was hampered, and उसकी वजह से वो है उस कम्युनिटी के अंदर जो है स्पेसिफिकली पॉवर्टी बढ़ती गई। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइज सिस्टम जो गवर्नेंस के होते हैं, जैसे मेजर पार्टी हो गई, एक पॉलिटिशियन हो गया, एक रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। जब वही डिसीजन मेकिंग करता है थ्रू आउट द कंट्री, तो उससे डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। दे आर नॉट होलसम। एक्सटर्नल एंड अदर कॉजेज क्या है? सिविल वॉर्स चल रहे होते हैं, नेशंस में सिविल वॉर चल रहे होते हैं। सिविल वॉर अभी किस में चल रहा है? चाइना एंड यूएसए में। यूएसए ने अपनी जो वो है इंडस्ट्रीज हैं उनको निकाल लिया है चाइना से, अलॉन्ग विद अदर कंट्री वो चाइना से निकाल रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं। तो ये जो यूएस और चाइना के बीच में भी सिविल वॉर चल रहा है। इफ यू रिमेंबर तो 2020 एंड 2021 में सबसे बड़ा इशू ये चल रहा था। दिस वॉज वन ऑफ द क्वेश्चंस इन माई इंटरव्यू एज वेल, कि वो जो व्हाट इज द टेंशन दैट हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो वो यूएस एंड चाइना के बीच में जो टेंशन है ना, बेसिकली वो क्या है? वो सिविल वॉर चल रहा है उनके बीच में, जिसकी वजह से हैम्पर होते हैं सोसाइटल स्ट्रक्चर। इट हाउएवर फेल्स टू कैप्चर द ब्रॉडर इफेक्ट्स ऑफ डैमेजेस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर एंड एक्सेस टू क्लीन वाटर। द लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्रेकडाउन ऑफ सोसाइटी, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्रेकडाउन ऑफ सोसाइटी विल इनएविटेबली लीड टू व्हाट? ठीक है, इससे क्या होगा कि वो अपने लोगों पे खर्च नहीं कर पाएंगे और अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं रख पाएंगे। फर्दर मोर, सिविल वॉर डाइवर्ट स्कार्स रिसोर्सेज फ्रॉम फाइटिंग पॉवर्टी टू मेंटेनिंग अ मिलिट्री।
अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सिविल वॉर अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, देयर हैज बीन सेवरल पोस्ट अबाउट द टेंशंस बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. हैव यू एवर सीन किम जोंग उन posting a photo where he's actually using his finger, and he's actually keeping his finger on the nuclear weapon button to show that he can press this, and he was actually directing that message to USA. तो उससे क्या है ना, सिविल वॉर क्रिएट होती है. तो सिविल वॉर इज बेसिकली you are creating more and more military weapons. You are having a war without actually using the weapons. तो उससे इश्यूज होते हैं. हिस्टोरिकल, देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्म बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये भी चीजें हैं. एंड हेंस डेवलपमेंट कैन हार्डली अकर इन पुअर कंट्रीज. तो हिस्टोरिकल जो पास्ट है बेसिकली पुअर कंट्रीज के होने का, कि वो पुअर हैं, तो उससे भी, और क्योंकि अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है उनके पास, यूनिफॉर्म बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स और ये सारी चीजें नहीं है, तो अब वो जो पुअर हैं वो और अपने आप को डेवलप भी नहीं कर पा रहे. दे आर स्टिल पुअर. ठीक है. नेचुरल, जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल है. पाकिस्तान वॉज मेड अंडर पोवर्टी. पुअर थे, पुअर हैं, और मुझे लगता है कि कुछ और साल तक, जब तक पाकिस्तान है तब तक पुअर ही रहेंगे. सॉरी फॉर ऑल द पाकिस्तानीज, बट यस, दिस इज द रियलिटी. नेचुरल डिजास्टर्स सच एज हरिकेन्स एंड अर्थक्वेक्स, ये भी क्या है, बहुत डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रेक कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है. uneven distribution of resources और lack of adequate resources in world economy. बहुत सारी कंट्रीज हैं वो पॉवर्टी फेस कर रही हैं क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है उनके पास. किसी कंट्रीज के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, किसी के पास कम है. हाँ, मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप सोचोगे तो कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज भी हैं, बट दे आर नॉट एबल टू यूज इट कंप्लीटली, लाइक पाकिस्तान. ठीक है, बिकॉज आई हेट द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान, इसलिए आई डोंट लाइक पाकिस्तान. So that's why I talk about Pakistan so much in the negative light. Okay, so these countries also lack raw materials. Raw materials नहीं होता है इनके पास, और knowledge skills भी नहीं होती हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि poverty जो है वो यहाँ पे बरकरार रहती है. अब poverty की बात हो रही है और मल्टी डायमेंशनल poverty इंडेक्स की बात नहीं हो रही है, जो ऑक्सफोर्ड poverty एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है वो करता है, और साथ में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम साथ में लाता है. ये तो आपने डेफिनेटली अपने टीयर 1 में पढ़ी होगी. ठीक है, ये पढ़ी होगी, और नीति आयोग की नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी पढ़ा होगा. ये अगर आपने पढ़ लिया और आपने समझ लिया तो आपका हेल्थ भी कंप्लीट, एजुकेशन भी कंप्लीट, और पॉवर्टी और हंगर भी कंप्लीट. क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, जिसके ऊपर ये सेट करते हैं, आपको बहुत सारा डेटा मिल सकता है इससे, ताकि आप एज अ फॉडर उसको यूज कर सको इन योर एसे राइटिंग. तो अभी जो भी हैं लोग, वो प्लीज मुझे बताइए कि थीम क्या है हमारे 2023 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की. आई होप यू रिमेंबर, पढ़ाई की थी ना टीयर 1 के लिए. उसकी जो थी वो थी अनस्टैकिंग ग्लोबल पॉवर्टी. ठीक है, तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट इस टाइम पे. आपने बहुत सारी चीजें भी पढ़ी थी उसके बारे में, वो इस रिपोर्ट के बारे में. आई होप आपने अपने उसमें पढ़ी हो टीयर 1 की प्रेपरेशन में, क्योंकि टीयर 1 के बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं बेसिकली वो क्या आते हैं, वो यूज आते हैं आपके टीयर 2 के लिए. जैसे मुझे इतना याद आ रहा है कि उसमें बोला हुआ था कि 1.1 बिलियन आउट ऑफ 6.1 बिलियन पीपल, जस्ट मोर देन 18% के आसपास, लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. ठीक है, एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे हैं. 1.1 बिलियन आउट ऑफ 6.1 बिलियन, कितने हो गए, 18% इन द वर्ल्ड. ठीक है, सोचिए कितना एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है. एक हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हाईलाइट था, ठीक है, जो आपको आई होप याद हो कि 415 मिलियन पीपल, ठीक है, हमारी कंट्री में पॉवर्टी से बाहर आ गए. कब, 2005 से 21 के बीच में. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज दैट वी हैव गॉट. ठीक है, इन दिस इंडेक्स आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट थी. तो प्लीज ये जो हैं चीजें ये याद रखिएगा. ठीक है, एंड इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है, द इंडेक्स इज अ की इंटरनेशनल रिसोर्स. ठीक है, जिससे हमें पता चलता है बहुत सारे उनके बारे में, कंट्रीज की फॉर्मेशन, पॉवर्टी लेवल के बारे में. फर्स्ट लॉन्च्ड इन 2010 बाय OPHI.
10 इंडिकेटर्स पे बेस्ड है। सबसे पहला कौन सा है? हेल्थ, जिसमें न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी आती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। एजुकेशन आती है कि ईयर्स इन स्कूलिंग कितना रहा है, स्कूल अटेंडेंस कितना रहा है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कितनी है, और हेड काउंट। हेड काउंट रेशियो बताता है कि कितने पुअर लोग हैं, जिसमें आपका क्या यूज होता है? पॉवर्टी लाइन यूज होती है। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी का मतलब कि अगर पुअर है एक इंसान तो वो कितना पुअर है, तो उस चीज पे कंपैरिजन होता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, सैनिटेशन यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, ये सब चीजें जो हैं ये हम यूज करते हैं बेसिकली इस इंडिकेटर्स में। एमपीआई यूज करता है टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द पॉवर्टी इन द कंट्रीज। 1.2 बिलियन पीपल आर मल्टी डायमेंशनल पुअर, नियरली हाफ ऑफ देम लिव इन सीवियर पॉवर्टी में रह रहे हैं। हाफ ऑफ पुअर पीपल एंड चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन अंडर एज 18। प्लीज ये जरूर लिखना, ये फैक्ट मैं मार्क करके दे रहा हूं, प्लीज ये जरूर लिखना। हाफ ऑफ द पुअर पीपल आर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18। द नंबर ऑफ पुअर पीपल इज हाईएस्ट इन सब सहारन अफ्रीका के अंदर सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद साउथ एशिया आता है। की फाइंडिंग्स अबाउट इंडिया, ठीक है, अब इसमें एक काम करना आप, ये चलो मैं बताता हूँ। इंडिया हैज बाय फार द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पुअर पीपल, ये याद रखना। वर्ल्ड वाइड ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पुअर पीपल कहां पे है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इंडिया के अंदर। 2/3 ऑफ दिस पीपल लिव इन अ हाउस होल्ड इन विच एटलीस्ट 1% इज डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद रह जाए तो याद रख लेना, इसको लिख लेना एग्जाम में, अदरवाइज ये याद रखने वाली चीज है नहीं। याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा आप एक ब्राउनी पॉइंट मिलेगा आपको। द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी होने के जो इंसिडेंस थे वो 55.1% 2005 में जो थे, उससे 16.4% हो गया 2021 में, विच इज अ वेरी ह्यूज जंप। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। The deprivations in all 10 MPI indicators saw significant reductions। ये नहीं कुछ एक या दो में आए हैं, हमने बेसिकली बहुत सारे जो इंडिकेटर्स है उसमें रिडक्शंस देखी हैं। As many as 41.45 करोड़ पीपल मूव्ड आउट इन पॉवर्टी इन इंडिया। कब? 15 साल के दौरान, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो ये एमपीआई फॉर इंडिया, अगर देखो अब इसमें बहुत अच्छी चीज है, अगर कभी आप लिखना हो तो इंप्रेस करने के लिए उसको लिख सकते हो एग्जामिनर को। इंप्रूवमेंट इन एमपीआई फॉर इंडिया has actually significantly contributed to the decline of poverty in South Asia। अब आप ये इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं या फिर कहीं पे एक एक्सप्लेन करने के लिए कि इंडिया से पॉवर्टी हटाने का रीजन सबसे बड़ा ये भी है, इट इज नॉट जस्ट नेशनल, इट इज इंटरनेशनल एज वेल, रीजनल एज वेल, कि अगर हम अपनी कम कर लेंगे तो उससे सिर्फ हमें फायदा नहीं है, तो साउथ एशिया की जो ओवरऑल पॉवर्टी है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज हमारे पास इतनी लोग हैं कि अगर वो बिजनेसेस भी बनाना शुरू करें, उनको पॉवर्टी से बाहर लाएं, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, तो फिर वो साउथ एशिया ही पूरा एनरिच होना शुरू हो जाएगा। रिलेटिव रिडक्शन इन पॉवर्टी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स, बिहार द पुअरेस्ट स्टेट इन 2015-16, सबसे फास्टेस्ट रिडक्शन इसने देखी है एब्सोल्यूट टर्म्स में। मतलब बेशक पुअरेस्ट स्टेट है, लेकिन सबसे ज्यादा कम करें इन्होंने पॉवर्टी को। इन रिलेटिव टर्म्स द पुअरेस्ट स्टेट्स हैव नॉट क्वाइट कॉट अप। रिलेटिव टर्म अगर देखें कि मतलब जैसे जो और स्टेट्स हैं वगैरह, उनमें क्या है कि उन्होंने कोई ऐसा खास जो है इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। ऑफ द 10 पुअरेस्ट स्टेट्स ओनली 1 हैव इमर्ज्ड आउट ऑफ द लिस्ट इन 2021 to 21। द रेस्ट जैसे बिहार, झारखंड, मेघालय, आप देखो मैं इन स्टेट्स के नाम नहीं लूंगा, द पीपल फ्रॉम दी स्टेट्स माइट फील बैड अबाउट इट, बट आप इसमें 3 या 4 स्टेट्स याद कर सकते हैं। ठीक है, across states and union territories in India, the fastest reduction in relative terms was in Goa, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। Poverty among children fell faster in absolute terms। पूरे उसमें देखा जाए अगर, तो वो absolute terms में जो है poverty सबसे ज्यादा children में खत्म हुई है। More than 1 in 5 children in India are poor कंपेयर्ड विद 1 in 7 एडल्ट्स। अब ये आप यहाँ पे दिखाने के लिए भी बोल सकते हो कि इंप्रूवमेंट क्या हुई है, ये बताने के लिए बोल सकते हो कि भाई कितना बड़ा प्रॉब्लम है। मोर देन 1 in 5 चिल्ड्रन इन इंडिया आर पुअर कंपेयर्ड विद, कंपेयर्ड मत लिखना जब ये बता रहे हो कि कितनी पॉवर्टी है, ये वहाँ फैक्ट यूज कर सकते हो। मोर देन 1 in 5 चिल्ड्रन इन इंडिया आर पुअर एंड अराउंड 1 in 7 इन एडल्ट्स। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रीजन वाइज, इसकी हाँ रूरल एरियाज में देख लीजिए,
36.6% से लेकर 21.2% हो गई है रूरल एरियाज में, और 9% से 5.5% हो गई है अर्बन एरियाज में। ठीक है, एसडीजी गोल 1 टारगेट जो है हमारे, उसको भी देख लेते हैं। बाय 2030 हमने क्या डिसाइड किया है? इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर ऑल द पीपल एवरीवेयर। ठीक है, और करंटली मेजर्ड एज पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1.25 अ डे। हम लोग लेके कैसे चल रहे हैं, मार्क कैसे कर रहे हैं कि किस लेवल से ऊपर लेके जाना उनको, कि जो $1.25 पर डे कमा लें, उससे ऊपर कमा रहे हैं तो हमने मतलब उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया। बाय 2030 रिड्यूस एटलीस्ट by half the proportion of men, women and children of all ages living in the poverty. ठीक है, by 2030 ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources. 2030 तक उन सबको equal resources मिल सकें, all men and women को। By 2030 build the resilience of the poor, उनको capability बढ़ानी पड़ेगी उनकी हमें 2030 तक, और जो vulnerable situations में उनको, और reduce their exposure and vulnerability to climate related extreme events। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है क्या करना है हमने। एसडीजी टारगेट्स का एग्जांपल जहां देख सकते हो ना, प्लीज देना, क्योंकि उससे इंटरनेशनल इंप्लीकेशन दिखाई देती है आपके उसकी ऐसे राइटिंग की। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट स्टेप्स, और उसका फिर क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे हम कि कितने गवर्नमेंट स्टेप्स जो हैं वो कामयाब हुए हैं। अब यहाँ पे देयर वाज अ स्टूडेंट वाज आस्किंग मी कि सर मुझे उन टर्म्स में दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट स्टेप्स मीन्स मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। फिर आप बताओगे कि जो मेजर्स टेकन हैं, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर नॉट appropriate. Now you have to tell the measures which are needed. क्या स्टेप्स लिए और क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, दिस इज द डिफरेंस। अब गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई गई हैं इरेडिकेट पॉवर्टी करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट आता है उसके अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपने सुना होगा पीडीएस शॉप्स। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज्ड फूड जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसको? पुअर को। बोथ सब्सिडाइज्ड फूड एंड नॉन फूड आइटम्स, मेजर कमोडिटी जैसे फूड ग्रेन्स, व्हीट राइस हो गई, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सब देती हैं वो पीडीएस सिस्टम के थ्रू। और कैसे देती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स जो एस्टैब्लिश हो रखी हैं हर स्टेट के अंदर अक्रॉस द कंट्री, बट दे आर नॉट इनफ फर्स्ट ऑफ ऑल टू सेटिस्फाई द कंजम्पशन नीड्स। अंडर पीडीएफ स्कीम क्या होता है कि जो फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन होती है उनको 35 kg ऑफ राइस और व्हीट एवरी मंथ मिलता है, while a household above the poverty line is entitled to 15 kg of food grain monthly basis पे। Being the most important system is not without its flaws। लीकेजेस इतने ज़्यादा हैं, करप्शन इतने ज़्यादा हैं, बहुत बार पीडीएस पे आपका राशन कार्ड नहीं चलता। राशन कार्ड क्यों क्या है अभी तक यूनिफाई नहीं किया गया। अगर एक इंसान कहीं और से जाके पीडीएस शॉप से नहीं ले सकता है, उस रीजन से ही ले सकता है जहाँ का राशन कार्ड है। लीकेजेस है, डाइवर्जन बताया मैंने ग्रेन्स का, ठीक है। वो क्या होता है कि डाइवर्जन जो पीडीएस शॉप्स पे आना चाहिए वो कहीं और चला जाता है। करप्शन इतना ज़्यादा हो रखा है उसमें। Only 41% of the grains released by the government reach the poor. Just think about this. This is a very problematic situation when it comes to the distribution of the items. 41% ही सिर्फ poor के पास पहुंच पाता है। 59% क्या हो गया? Leak. 59% leakage. Just think about it. This is a huge number. मनरेगा जो है उसके बारे में मैंने बताया था आपको, 100 डेज दिए जाते हैं गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट को, जिसको भी काम करना है। डिमांड बेस्ड होता है, आप लोकल पंचायत के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि हमें काम चाहिए, तो जैसे ही कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनको उस काम में लगा दिया जाता है। 100 दिनों के लिए गारंटीड वर्क मिलता है, नहीं मिलता और सरकार फिर पैसे देती है उसके। वैसे ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है, ये हेल्थ इंश्योरेंस है फॉर द पुअर, ताकि कैशलेस इंश्योरेंस हो सके उनका हॉस्पिटलाइजेशन पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों के अंदर। फिर आता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, लेकिन इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। 1 सेकेंड, नहीं अभी वो क्लास नहीं हुई है तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सल बेसिक इनकम हम लोग एक आइडिया क्रिएट कर रहे हैं जिसमें एक पैराडाइम शिफ्ट, मतलब एक नई ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम ये इनकम के मामले में, जिसमें बोथ सोशल जस्टिस और प्रोडक्टिव इकोनॉमी को हम ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। यूबीआई बाय इट्स वेरी डेफिनेशन रीचेज आउट टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री और टेरिटरी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम लेवल्स। नहीं फर्क पड़ता कि क्या इनकम लेवल है किस सर्टेन ग्रुप का, सभी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विल बी सेंट। ठीक है। और दिस इज द आइडिया गेनिंग पॉपुलैरिटी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हर ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इन सब में ये चीजें हो रही हैं। इट मीन्स एवरी पर्सन शुड हैव अ राइट टू बेसिक इनकम। राइट टू बेसिक इनकम भी यहां पे आ गया। राइट बेस्ड है, समझिए इसको, डिमांड बेस्ड नहीं है, राइट बेस्ड है। और ना ही नीड बेस्ड है। एक होता है नीड बेस्ड कि जिसको जरूरत है उसको दिया जाए, नीड बेस्ड। ठीक है। एक होता है डिमांड बेस्ड, जिसने मांगा है उसको दिया जाए। एक होता है फिर के राइट बेस्ड कि भाई आपका हक बनता है, आप ये लीजिए। तो ये होते हैं तीन तरीके से सिस्टम को हम जब देखते हैं। ठीक है। जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग सिटीजन्स। क्वालिफिकेशन क्या है ये इनकम लेने की? बस आप सिटीजन्स होने चाहिए, बस। दैट्स द होल सिस्टम, दैट्स द होल क्वालिफिकेशन दे आर आस्किंग फ्रॉम यू कि आप सिटीजन हैं, आपको वो मिल जाएगी इनकम। ठीक है। अब आते हैं हम, recently Sikkim became the first state to implement the UBI. You have to make sure of that. यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। यूनिवर्सैलिटी, सबको मिले, अनकंडीशनैलिटी, कोई कंडीशन ना हो, एंड एजेंसी, जो किस तरीके से दिया जाए, फॉर्म ऑफ कैश दिया जाए, ट्रांसफर्स दिए जाएं, किस तरीके से दिए जाए। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट यूबीआई। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर सीधा आपके पास आर्ग्यूमेंट और जो जब फेवर में और उसके अगेंस्ट में जब पूछे जाते हैं आपसे सीएपीएफ में, तो आप इसको पढ़ के भी ऐसे एग्जाम में आंसर दे सकते हैं। पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी रिडक्शन होगी, चॉइस होगी। A UBI treats beneficiaries as agents and entrusts citizens with responsibility of using welfare spending as they see best. This may not be the case with in-kind transfer. इसमें क्या है कि आप देंगे और जैसा उनकी चॉइस होगी वैसे वो खर्च कर सकते हैं। बेटर टारगेटिंग ऑफ द पुअर कर पाएंगे आप, सभी को जा रहा है, उसमें किसी को इंक्लूजन नहीं, एक्सक्लूजन नहीं होगा, कोई बाहर नहीं रहेगा। ठीक है। इंश्योरेंस अगेंस्ट द शॉक्स, जो एकदम से अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है या किसी और घर में एकदम से रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो वो शॉक्स जिनको बोलते हैं, सो बेसिकली उनके लिए वो इंश्योरेंस मिल जाएगा, उनको पैसा आ जाएगा उनके पास हर ड्यूरेशन में, फ्रीक्वेंसी में। इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी, लोगों के हाथ में पैसा होगा तो फाइनेंशियली दे विल बी इंक्लूडेड इन द सोसाइटी। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा लोगों का। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है कि गारंटीड इनकम जो होती है ना, बेसिकली वो प्रेशर को रिड्यूस करती है और फाइंडिंग अ बेसिक लिविंग ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस का जो प्रॉब्लम है तो फिर वो उसके हिसाब से सेट रहेंगे कि हाँ भाई हमें इस महीने में, एक महीने में इतना पैसा मिलता है, हमें ये खर्चे करने हैं। उसके बाद जो ऊपर से हम कमा रहे हैं उसको हम अपनी इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, किसी और चीज में लगा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी क्या होगा? अ यूबीआई इन प्लेस ऑफ प्लेथोरा ऑफ सेपरेट गवर्नमेंट स्कीम्स। इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होने के साथ साथ आपका डुप्लिसिटी के प्रॉब्लम होते हैं, कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम होते हैं, लीकेजेस के प्रॉब्लम है, करप्शन के प्रॉब्लम है, ये सब खत्म हो जाएंगे। और एक ही स्कीम के साथ आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बेटर होगी। कैसे? जब एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम हो जाएगा। अब होते हैं प्रॉब्लम्स। कॉन्स्पिशुअस स्पेंडिंग क्या है? हाउसहोल्ड स्पेशली मेल मेंबर्स में स्पेंड दिस एडिशनल इनकम ऑन वेस्टफुल एक्टिविटीज। इट माइट नॉट इवन गो टू द हैंड्स ऑफ विमेन। ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्या पता वो औरत के हाथ में पहुंचे ही ना पैसा, वो आदमी ही सारा पैसा खर्च कर ले उसको। मॉरल हैजर्ड है। रिडक्शन इन द लेबर सप्लाई। क्या होगा? मिनिमम गारंटीड इनकम मिल जाएगी तो पीपल विल गेट लेजी, might make people lazy and they opt out of the labor market. Gender disparity होगी इससे। जेंडर नॉर्म्स में भी में रेगुलेट द शेयरिंग ऑफ यूबीआई। जैसे विद इन अ हाउस होल्ड मेन आर लाइकली टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग ऑफ यूबीआई। ठीक है। तो इसमें जेंडर डिस्पैरिटी है वो और बढ़ जाएगी। सरकार का पैसा आ ही रहा है, अब ये मैटर नहीं करेगा कौन कमा के ला रहा है, कितना कमा के ला रहा है, क्या रहेगा कि पैसा आ रहा है। अब उसमें मेल जो है मेंबर वो इसका वो करेगा, खर्चा करेगा, पूरा अपना डिसीजन लेगा। दिस में नॉट ऑलवेज बी द केस विद अदर इन काइंड ट्रांसफर। उसमें क्या है, जैसे विमेन के अकाउंट में भेज रहे हैं तो विमेन के ऊपर वो रहेगा कि हाँ ठीक है कि ये इस काम के लिए है, या फिर जिस काम के लिए पैसा जाएगा उसी के लिए यूज होना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन, अगर आप फाइनेंशियल एक्सेस देखेंगे अमंग द पुअर, यूबीआई में पुट टू मच स्ट्रेस ऑन द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हो सकता है। फिस्कल कॉस्ट बढ़ जाएगी गिवन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एग्जिट। वंस इंट्रोड्यूस्ड इट में बिकम डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू वाइंड अप द यूबीआई इन केस ऑफ फेलियर। प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ पे, अगर आपने एक चीज फ्री देना शुरू कर दी ना, यू विल नेवर बी एबल टू आस्क पीपल
टू पे फॉर देम इन द फ्यूचर, पे फॉर दैट थिंग इन द फ्यूचर। कभी भी नहीं मांग पाएंगे आप, इसलिए आज तक जो भी सब्सिडी चालू हुई है कभी खत्म नहीं हो पाई। जैसे होगा लोग दंगे शुरू कर देंगे, पीपल विल कम ऑन स्ट्रीट्स एंड नॉट पीपल एक्चुअली डायरेक्टली, देयर आर सम डिफरेंट ग्रुप्स हु एक्चुअली फंड दोज मनी एंड इंस्टिगेट दोज पीपल टू कम आउट ऑन स्ट्रीट्स। तो वो इशू हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और क्या है ना कि अगर हमें फील हुआ कि फिजिकल कॉस्ट जो है, इतना पैसा गवर्नमेंट के ऊपर उधार हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को अगर लगता भी एक दिन के फेलियर हो गया ये यूबीआई हमारे लिए एक, अगर हम ट्राई भी करते हैं तो उसमें वो भी सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि पीपल विल कम ऑन स्ट्रीट्स एंड दे विल नॉट बी रेडी टू एक्चुअली गिव अप दिस स्कीम। वो क्यों छोड़ना चाहेंगे, उनको पैसा आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ यूनिवर्सैलिटी, आइडियाज फॉर सेल्फ एक्सक्लूजन, मतलब ऑपोजिशन अराइज कर सकती है इससे फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर टू रिच इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऑपोजिशन जो है ये करने का कि जैसे ये बोलने लग जाएंगे कि रिच इंडिविजुअल्स के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, सो पॉलिटिकल इकोनॉमी है कि ये कि रिच को और रिचर करते जा रहे हैं आप, एज इट माइट सीम टू ट्रम्प द आइडिया ऑफ इक्विटी एंड स्टेट वेलफेयर फॉर द पुअर। तो वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी सिचुएशन। Exposure to market risks, cash versus food. Unlike food subsidies that are not subject to, हाँ, तो फूड सब्सिडीज जो होती हैं वो कभी भी दे आर नॉट सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइसेस। लेकिन अगर आपको पैसा दिया जाए तो कल महंगाई कितनी है, कल सस्ता कितना है, ये इसका ही फर्क पड़ेगा। कैश ट्रांसफर्स परचेजिंग पावर में सीवियरली बी कर्टेल्ड बाय दी मार्केट फ्लक्चुएशंस। वो तो सरकार ने सेट किया हुआ है कि भाई इतना देंगे, लेकिन सरकार फूड के अलावा, इन सब्सिडाइज फूड के अलावा और चीज़ों के प्राइसेस थोड़ी सेट कर सकती हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको पैसा दे दिया जाएगा, तो आपको जो आज सब्सिडाइज फूड मिल रहा है वो मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको और महंगा पड़ेगा, कल को और महंगा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देन देयर इज किसान, पीएम किसान स्कीम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं। कैसे, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर्स, 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2,000 रुपये। ठीक है, बेसिकली 4 मंथ्स में एक बार, इस तरीके से है, कैसे भी कर सकते हैं वो। ठीक है, उसमें क्या कर रहे थे, 2,000 ईच एवरी 4 मंथ्स देने की बात कर रहे थे, ताकि जो है फार्मर्स को वो जो प्रॉब्लम हो रही है उनकी इनकम में, वो इनकम की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो ये है पीएम किसान स्कीम। अब बेनिफिट है फार्मर्स को इससे। ठीक है, जो कंडीशनल पेमेंट्स जो हैं, ट्रांसफर्स हैं, वो किए जाएंगे, कंडीशनल ट्रांसफर्स इसको बोलना। ठीक है, तो बेनिफिट क्या होगा, दैट द फार्मर आर नॉट एबल टू गेट गुड प्राइसेस। तो उससे क्या होगा कि उनको पैसे नहीं आ पाते बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए, तो उनका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है। 6,000 में प्रोवाइड फार्मर्स अश्योर्ड सप्लीमेंट्री इनकम, उनको पता है आती रहेगी एक सप्लीमेंट्री इनकम, जो सामने से उनकी आ रही है प्राइमरी, वो तो आती रहेगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा उनकी इनकम आ जाएगी। ठीक है, मनरेगा वर्सेस किसान आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, क्योंकि ये मेंस आंसर राइटिंग में तो फिर भी काम आता है, लेकिन आपको ऐसे राइटिंग के अंदर इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू डू इट। Okay, now we come to the conclusion. With this, poverty is completed. The work to end extreme poverty is far from over, and many challenges remain. ठीक है, it is becoming even more difficult to reach those remaining in extreme poverty. जो extreme poverty में है उन तक पहुंचना तो और भी मुश्किल हो रहा है। Who often live in fragile contexts and remote areas. Fragile contexts मतलब जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं और उसमें एक कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं कि इसको, इस ग्रुप को हम ऐसे लेंगे, इस ग्रुप को हम ऐसे करेंगे। फ्रेजाइल कॉन्टेक्स्ट मतलब कभी वो इस ग्रुप में होते हैं, कभी उस ग्रुप में। तो बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो टूटा फूटा कॉन्टेक्स्ट है। और रिमोट एरियाज में जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पहुंच ही नहीं पाता, उस एरियाज में भी बहुत बार होते हैं। एक्सेस टू गुड स्कूल्स नहीं है, हम लोग हेल्थ केयर नहीं दे पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सेफ वाटर एंड अदर क्रिटिकल सर्विसेज वो अभी भी क्या है कि लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। मोरोवर, for those who have been able to move out of poverty, progress is often temporary. Economic shocks, food insecurity and climate change threaten to rob them of their hard-won gains and force them back into poverty. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप पॉवर्टी से बाहर ले भी आए, लेकिन अगर कोई टेम्पररी या कोई इकोनॉमिक शॉक पड़ जाए, इन द सेंस को उनको एकदम से घोटाला या कुछ ऐसा हो जाए उनके साथ, और फूड इनसिक्योरिटी तो है ही, आपको पता है जिस तरीके से महंगा होता जा रहा है फूड, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उनको वापस मतलब जो उनकी इतनी मुश्किल से उन्होंने जीती हुई, जो वो पॉवर्टी से बाहर आने के लिए जो उनकी जीत थी, उसको हार में बदलने की कोशिश करते हैं ये फैक्टर्स। It will be critical to find ways to tackle these issues as we make the progress. Most of the schemes are clouded with implementation challenges. Clouded with implementation challenges का मतलब है कि चैलेंज इतना बड़ा है implementation का खुद ही, बाकी तो आप छोड़ ही दो
कि पैसा फिजिकल कॉस्ट है, सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता बहुत बार, ये सब इम्प्लीमेंटेशन भी सही से नहीं हो रही है. प्रोग्राम्स आर प्लग्ड बाय लीकेजेस on subsidies that limit its impact on the poor, limit its impact. These programs need to be centralized under one organization ताकि वो जो लीकेजेस हैं वो खत्म हो जाए, और कमेटीज भी सेटअप होनी चाहिए ताकि रिव्यू हो सके इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन का. There are many causes of human deprivation in developing countries. One is a lack of income to obtain basic necessities जैसे food, shelter and health और education services. Others are उनके assets जो हैं, जैसे skills हैं, वो आपका asset है, land, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेविंग्स, क्रेडिट, ये सब. बिकॉज देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पुअर. सबसिस्टेंस फार्मर्स हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, अर्बन स्क्वाटर्स हैं, स्लम डिवेलपर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीजंस फॉर देयर डेप्रिवेशन आर डिफरेंट. इन द केस ऑफ रूरल पुअर, फॉर एग्जाम्पल, द लैक ऑफ एडुक्वेट एक्सेस टू लैंड इरिगेशन, ये प्रॉब्लम है. अर्बन पुअर के लिए कोई और प्रॉब्लम है. तो क्या है जो प्रॉब्लम्स है ना, they are manifestations of different forms. ठीक है, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से पॉवर्टी है, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि आप राइट इन द सेंस कि आपको वो बेसिक नेसेसिटीज अगर नहीं कमा पा रहे हैं आप, तो सारी प्रॉब्लम आपके लिए वहां आ रही है. बेसिक नेसेसिटीज ना आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे सोसाइटी में आज भी. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज हंगर, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो नाउ इट्स द टाइम टू गिव यू अ टॉपिक फॉर टुडेज एसे. ओके, एंड इट विल बी ऑन पॉवर्टी. सो पहला तो एक ये लिख दीजिएगा उसके ऊपर, दैट पॉवर्टी एनीवेयर. ठीक है, पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट to prosperity everywhere. ठीक है, कि वो एक थ्रेट है टू द प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर. तो आप इस पे आराम से, मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया है, हर चीज बताई है. आप पॉवर्टी के ऊपर जो वो हैं कोट्स हैं उनको यूज कर सकते हो टू राइट इट. ठीक है, तो आप आराम से उसको कर सकते हो. एंड और क्या आपको डिटेल्स देनी है? अच्छा, बाकी हंगर में हम डिटेल्स देंगे उसके बारे में. ठीक है. सो इफ यू थिंक कि अभी आपको ये बहुत आराम से आप ग्रास्प कर पा रहे हैं इस ऐसे राइटिंग को, सो आई वुड सजेस्ट यू कि मैंने ना आपके और इंटरव्यू के लिए और प्रीसिज राइटिंग के लिए बेसिकली क्या सेलेक्ट किया है, मैंने ना योजना का बहुत सारे वो बनाए हैं, नोट्स हैं जो पूरे जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक हैं. सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि अगर आप लोगों के पास वक्त है तो आप उन आर्टिकल्स को पढ़ के उनके नोट्स बना सकते हैं अगर आपका मन है तो. अदरवाइज क्लासेस तो उनकी होंगी, लेकिन अगर इफ यू हैव इनफ टाइम, सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज के खुद से रीडिंग ली हुई जो जो रीडिंग होती है खुद से ली हुई, वो बेटर होती है और वो लंबे वक्त तक चलती है. तो जो कोर बैच है उनको मैं जनवरी से दिसंबर 2023 की सारी योजना के मैगजीन के क्रिस्प नोट्स दे दूंगा. आप उनको याद कर सकते हैं. ठीक है, और आप उनको मार्क करके अपने पास रख सकते हैं ताकि ऐसे में यूज कर सके, और इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ही वो आपके लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड विल सी यू इन दिस अदर क्लास. थैंक यू सो मच.